आदरणीय रिंकू तिवारी जी द्वारा हमें जानकारी मिली। कल जिस मामला को लेकर के हम लोग रंका प्रखंड के जो लोग हैं उनसे मिलने गए थे, जिन्हें एक रंगदार क्रिमिनल अपराधी हम कह सकते हैं, सामंती प्रवृत्ति का अंजनी सिंह द्वारा दूरभाष पर गाली गलौज किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, घर से उठा लेने की धमकी दी गई। अब बेचारे दलित परिवार के लोग हैं, सहमे हैं, दबे कुचले लोग हैं। परसों हमसे जाकर के मिले थे कि ऐसी ऐसी घटना घटी। अंजनी सिंह ने कहा कि मैं SLR रखता हूं और मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं कोई झारखंड का आदमी नहीं, मैं रहने वाले बिहार का हूं। उससे कोई मतलब नहीं है, बिहार का हो सकता है, झारखंड का, आंध्रा का, कहीं का भी हो सकता है। इन सब बातों को लेकर लोग डरे सहमे हमसे डाल्टनगंज आवास में जाकर के मिले। मैं कहा कि मैं आऊँगा, स्थल पर आऊँगा, देखूँगा क्या परिस्थिति है। वहाँ के बहुत पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। काफ़ी वीडियो भी देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे। लोग अलग अलग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे प्रेस के सामने, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सभी चैनल के सामने रख रहे थे। देखिए, ये सारे अगर इस पूरे प्रकरण के अगर आप जड़ में जाएंगे तो एक व्यक्ति है, उसका नाम है मिथिलेश ठाकुर। आप सोचेंगे कि इसमें मिथिलेश ठाकुर कैसे है? इसलिए है मिथिलेश ठाकुर, हम भी 9 से लेकर के 19 तक 10 साल विधायक रहे और हमसे भी बहुत लोग प्रयास करते थे कि भाई हमको खनन का लीज दिला दीजिए विधायक जी, बालू चोराने का परमिट दिवा दीजिए, थोड़ा ऐसा अफसर ला दीजिए कि चोरी करने में सहूलियत करे। लेकिन मैं थोड़ा आम गरीब गुरबा के पक्ष में रहने वाला नेता हूँ। मैं किसी के बात को ध्यान नहीं देते हुए सिर्फ आम गरीब गुरबा जनता के पक्ष में रहने का काम करता हूँ। ये सवाल है कि मिथिलेश ठाकुर को ये बताना चाहिए कि भाई 9 से लेकर के 19 तक हम विधायक रहे, रंका रमकंडा के बीच में एक भी खनन का लीज, ऑक्शन किसी बाहरी बिहारी हों या उत्तर प्रदेश के हों, किसी माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, भू माफिया को लीज दिलाने में मेरी कोई भूमिका रही, न मैंने कोई सहयोग किया। बल्कि मैंने उन भूमाफियाओं के खिलाफ उपायुक्त को कहा कि किसी कीमत पर मैं रंका से रमकंडा के बीच में पत्थर खनन उत्खनन नहीं होने दूंगा, क्रशर प्लांट नहीं लगने दूंगा। चूँकि उसके जो मानक हैं, उस मानक के अनुरूप भी अगर लग जाए, फिर भी जिस क्षेत्र में लगता है, खनन होता है, क्रशर लगता है, थोड़ा वहाँ के लोगों को कठिनाई होती है। मैं इसका काफ़ी विरोधी रहा। तो मिथिलेश ठाकुर से को तो पहले ये बताना चाहिए कि 14 से 19 तक विधायक रहा, मंत्री रहा और इन 5 वर्षों में लगा कि जिसे खनन का बाढ़ आ गया। हमें लगता है दर्जनों क्रशर, दर्जनों पत्थर का उत्खनन पॉइंट और एक परमोटी IAS, हमें लगता है कि शेखर जमुआर को लाया और मानक के विपरीत जा कर के CO को धमकाया, उससे गलत रिपोर्ट करा दिया, NGT का वायलेशन हुआ, पॉल्यूशन का वायलेशन हुआ। ये सब जांच होगा, वो बाबू साहब का जवाब उनको मिल जाएगा। तो इसको वायलेट करके मिथिलेश ठाकुर ने सबको परमिट दिला दिया, लाइसेंस दिला दिया और धड़ल्ले से आज वहाँ पर चले जाइए। आपको लगेगा नहीं कि रंका और रमकंडा के बीच में कोई मानव रहते होंगे, लोग आराम से रहते होंगे, आसानी से रहते होंगे। फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे गाड़ी का परिचालन चल रहा है, कई लोग काल के गाल में समा गए और जो आज हैं भी वहाँ, किसी का घर क्रैक कर गया, किसी का दीवार क्रैक कर गया, किसी के घर पर बड़ा सा पत्थर जाके गिर गया। और जब खनन माफिया को गांव वाले जा कर के कहते हैं कि भाई आप ऐसा ब्लास्टिंग कर दिए, मेरा घर क्रैक कर गया, यही अंजनी, यो बाबू साहब है। अभी नहीं हम कह रहे हैं कि मान सिंह के औलादे है,
लेकिन बाबू साहब तो है तो बोलना पड़ेगा। मोस्टली आप देखेंगे यही लोग सामंती प्रवृत्ति के पहले भी हुआ करते थे। देश आज़ादी के पहले भी यही लोग अपने को राजा ही मानते थे, और ये सब कहीं ना कहीं राजा के चिल्फा हैं। राजा से ही कट छट के यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। अब बिहार का आदमी ला करके गढ़वा विधानसभा में दलित को, पिछड़ा को, शोषित उपेक्षित को समझा धमकाएगा, ये सत्येंद्र तिवारी चुप रहेगा? ये सत्येंद्र तिवारी कभी चुप रह नहीं सकता है। हम उसका देखें बयान, बोल रहा है कि सत्येंद्र तिवारी के प्रतिनिधि रिंकू तिवारी 10 लाख रुपया बोलते हैं कि जाके विधायक जी के दे के मैनेज कर लो। क्या मैनेज करेगा हमसे? तेरा क्या बिगड़ गया कि हमसे मैनेज करने की नौबत आ गई? क्यों मैनेज करने के लिए रिंकू तिवारी बोल रहे हैं? ये सब देखिए मनगढ़ंत बात है। बोलता है कि 2 महीना पहले हमको व्हाट्सएप कॉल किए थे। तुम्हारा क्रशर और प्लांट लगाए हुए कै साल हुआ पहले ये बताओ। हमको विधायक बने हुए 2 साल हो गया। 2 महीना पहले क्यों रिंकू तिवारी तुमसे लेवी मांगे? लेवी मांगे कि तुमको रिकॉर्ड करके FIR कर देना चाहिए था। देखिए छटपटाहट में है। अब मिथिलेश ठाकुर का सभी क्रशर, सभी खनन में उसका पार्टनरशिप है। अगर पार्टनरशिप नहीं है तो पहले तो मिथिलेश को बताना चाहिए कि अगर तेरा पार्टनरशिप नहीं है, तेरा क्या इंटरेस्ट है? रंका रमकंडा के आम भोले भाले जनता, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, उनको क्यों तबाह करने पर तुम तुले हो? इस तबाही का एक ही कारण है कि तुमको एक बार लोग 14 में वोट दे दिए गलती से। उसका खामियाजा आज तक लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अंग्रेज भी कमोबेश इसी तर्ज पर भारत में आए, व्यवसाय करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, इलाज कराएंगे, और धीरे धीरे यहाँ पर अपना पूरा कब्जा जमाया, और इस देश को आज़ाद होने में 200 साल लगा। वही किया मिथिलेश। 5 साल यहाँ रहा। अब उसका जो दूरगामी प्रभाव है, हमें लगता है कि 20 साल लगेगा इसको, इस प्रभाव को 0-0 करने में। अभी आप गढ़वा में चले जाइए, आ जाइए गढ़वा में, भूमाफिया धड़ल्ले से घूम रहे हैं, बिहार के क्रिमिनल ला करके यहाँ घूम रहे हैं। ये क्या बाबू साहब है? ये कहाँ घर है इसका पता लगाइए। बोलेगा ये बिहार घर है, कई राज्य में हम बिजनेस करते हैं, ये बड़का व्यवसाय बने हुए हैं। अरे ये शुद्ध रूप से अपराधी है, ये क्रिमिनल है, ये खनन माफिया है। आपको पता है छतरपुर में भी इस पर कई तरह के फाइन लगे हुए हैं। मैं पलामू से SP से, पलामू DC से ही बात करूंगा। बहुत सारे खान में इन पर पेनाल्टी हुआ है, और पेनाल्टी होने से ही लोग कानून से कबड्डी खेलने जानता है। अब बाबू साहब है, राज परिवार से बिलोंग करता है, तो कबड्डी खेलेगा। कबड्डी खेल के फॉर्म का नाम बदल दिया, दूसरे फॉर्म के नाम पर बिजनेस शुरू कर देता है। यही रंका की ही जहाँ पर अभी खनन चल रहा है, मैं अगर उसकी बात करूँ, 1 करोड़ रुपया का इस व्यक्ति को पेनाल्टी लगना चाहिए था। आप बोलेंगे आपको कैसे पता? इन्हीं के सिंडिकेट के लोग, सिंडिकेट मतलब आप समझते हैं गिरोह, उसको दस्ता कह सकते हैं। ये सिंडिकेट बनाए हुए हैं कई बाबू साहब लोग वहाँ पर इस तरीक़ा से, अवैध तरीक़ा से पत्थर उत्खनन और क्रशिंग करके बेच रहे हैं। अब उन्हीं में से किसी का अगर थोड़ा मन दुखी हो गया, हमें प्रूफ के साथ दिया, रात का वीडियो बना करके दिया कि भाई जो क्रशर इसका सीज हो गया, NGT का वायलेशन किया, CTO ख़त्म हो गया, उसके बाद भी पत्थर क्रशिंग किया और बेचता रहा। अब 1 करोड़ के बदला 7 लाख फाइन हुआ। इस 7 लाख फाइन क्यों हुआ? किस किस अफसर को उपकरित करना पड़ा इनके लिए? हमें लगता है DMO साहब को ही बताना चाहिए कि 7 लाख ही इन्हें क्यों फाइन हुआ। ये 7 लाख फाइन हुआ, अगर आप बोलिएगा तो बोलेगा जी मेरे ऊपर कोई फाइन नहीं है, तो फिर इसको बताना चाहिए कि तेरा ससुरारी कहाँ है। तुम जो क्रशर पहले खोला था दूसरे नाम से खोला था, उस पर फाइन लग गया तो दूसरे नाम से खोल दिया। ये सब कानून को ठेंगा दिखाने वाले लोग हैं, ये सामंती ताकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नक्सलवाद अच्छा चीज़ है, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, ऐसे ही उपद्रवी बाबू साहब के चक्कर में राजतंत्र के एगेंस्ट में नक्सलवाद पनपा था। आप आज छतरपुर तो चले जाइए, कई महिलाओं का मांग सुना हो गया, उपद्रवी थे, नक्सली द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन मैं नक्सल का घोर विरोधी हूँ, लेकिन
एक बात मैं ज़रूर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि नक्सल को पनपाने वाले भी यही लोग थे। और आज मैं आपको बताता हूँ, रंका क्षेत्र में आप चले जाइए, कई के मुंह में पिस्तौल डाल दिया, ये बोला कि मुंह खोलो, निशाना फेल नहीं हो इसके लिए। और खुद भी बोलता है कि हमारा राजनाथ सिंह जी मेरा हितनाथ हैं। हमको नहीं पता है, हो सकता है हितनाथ हो सकते हैं। बोलता है अमित शाह जी मेरा घरे के हैं। बोलता है कि गवर्नर साहब थे, क्या नाम था उनका, कौन सिंह जी थे, मैं उनका नाम नहीं भूल रहा हूँ, भीषम नारायण सिंह जी। बोलता है मैं उस परिवार से आता हूँ। तुम किसी परिवार से आता है, लाके गरीब के जमीन लूट लेगा पटक के। उस गरीब का इतना ही दोस्त था, बाउंड्री कर दिया किनारे किनारे कि भाई बाहर का नेचुरल पानी इसके खदान में न जाए। ठीक है, नेचुरल पानी खदान में न जाए। अब उसका क्या हुआ, एक आदमी का खेत डूब गया। ये बेचारा खाली इतना ही कहने गया कि भैया पानी को खोलिए, मेरा जो नेचुरल ज़मीन है उस पर हमको खेती करने दीजिए, वो तो आपका है नहीं। अब उतना ही पर फायर हो गया कि तुम लोग 10 आदमी ग्रुप बना करके आ रहे हो, क्या 10 आदमी क्रिमिनल है? अब कहता है कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो तुम बताओ जो तुम्हारा सिंडिकेट के किस लोगों पर मुकदमा दर्ज है? पलामू में तुम पर कई लाख रुपया का जो पेनाल्टी लगा, क्यों तुम्हें फॉर्म का नाम बदलना पड़ा? यहाँ 7 लाख रुपया कौन फाइन भरा? और इस सब से बचने के लिए विधायक जी गरीब के पक्ष में खड़ा हो गए, तो विधायक जी के प्रतिनिधि रिंकू तिवारी पैसा मांगे हैं। बोलता है कि 10 लाख रुपया मांग रहे हैं। लगता है कि वही रुपया देखबे किया है चोरी करके। मैं पता लगा रहा हूँ बिहार में भी कहाँ कहाँ ये चोरी किया है, अभी तो डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। बोलता है कि मैं 3 ठो सड़क का काम लिया, उसमें भी विधायक जी पैसा मांग रहे थे। तुमसे मांगे कि तेरा बपई से मांगे, किससे मांगे? इस तरह से अनर्गल बयानबाजी देखिए, ये तो प्यादा है, ये कुछ नहीं है, ये निम्न स्तर का अपराधी है। एक्चुअली ये सारा पैसा इन्वेस्टेड बाई मिथिलेश ठाकुर है। और जिस सड़क का वो बात कर रहा है, मैं आज भी उसके अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि मोदी जी के बनाए गए कानून, भूमि अधिग्रहण कानून का, ये आदमी पैसा के दम पर मिथिलेश ठाकुर के सरकार में होने का लाभ लेते हुए आज भी रैयत को उनके भूमि अधिग्रहण का पैसा नहीं मिला। 4 गुना जो उनके कॉस्ट मिलना चाहिए था नहीं मिला। बाबू साहेब को अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये राजतंत्र खत्म हो गया। बाबू साहेब भुला जाओ, राजा हो या रंक हो, सब एक हैं। गलतफहमी में मत रहो जो तुम बाबू साहेब है, तुम धौस दिखा करके गरीब का जमीन लूट लेगा। ये मिथिलेश ठाकुर तुमको दिया इसलिए तुम चला रहा है, उसका पार्टनरशिप है इसलिए चला रहा है। हम तो कई बार कहे कि अगर मिथिलेश ठाकुर को सामने आकर के बताना चाहिए कि क्या रंका से रमकंडा के बीच में जो क्रशर लगा है, जो खनन हो रहा है, कभी सर्वे कराओ ठाकुर। एक बार वोट लिया है तुम भी, एक भी आदमी अगर चाहता होगा जो वहाँ पर खनन हो और क्रशिंग हो, तो तुम जो कहेगा मैं हार जाऊँगा या मान जाऊँगा। 100% वहाँ के लोग दबे हैं, सहमे हुए हैं। अब मुंह में पिस्तौलें डाल दे रहा है बाबू साहब। अब है बाबू साहब तो पिस्तौल तो डालेगा, रंगदार तो है, मानसिंह का औलाद है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन राजा का चिल्फा है। मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन उसको गलत फहमी है, वो गलत जगह हाथ डालने का काम किया है। इसका मैं क्रशर भी बंद कराऊंगा और इसके ठेकेदारी का जांच करा के इसको जेल के सलाखों के पीछे भेजूंगा। हमें पता है गांव के लोग कलप रहे हैं, लेकिन बाज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन का भय दिखा करके बनवा रहा है। अब वर्तमान के एसपी साहब अच्छे हैं, मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्तमान के डीसी साहब इज ए गुड ऑफिसर, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस सारा एनओसी, सारा परमिशन पूर्व के डीसी, पूर्व के सीओ, पूर्व के डीएमओ, वर्तमान के भी डीएमओ के पीरियड में होगा, हमको नहीं पता है। लेकिन इन लोगों के साजिश का ही प्रतिफल है कि आज गरीब उजड़ने के कगार पर है। इसका क्रशर जरूर बंद कराऊंगा, इसका खनन जरूर बंद कराऊंगा। और इसका ही नहीं, जो लोग भी अवैध तरीक़ा से इस तरह से एनओसी लिए हैं, बिना सीटी के क्रशर चला रहे हैं, इसको तो बताना चाहिए कि उस 7 लाख क्या चीज़ का पेनाल्टी दिया बाबू साहब? मंदिर में घंटा अगरबत्ती दिखाने का दिया क्या 7 लाख पेनाल्टी? वो तुम्हारा कौन लगता है रिश्ते में? ये सिंडिकेट का मेंबर है कि नहीं वो? यही सब विषय है, उस पर ज़्यादा मैं बोलूँगा भी नहीं। मैं तो ऐसे भी देखिए मानसिंह के औलादों से मैं परहेज करता हूँ। और वो लोग भाई देखिए क्रिमिनल है, राइफल गोली है,
ये तो सत्येंद्र तिवारी वो है कि ऐसा का ललका गमछी। अब मेरे नाम पर कोई लाइसेंस नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है मेरे पास, कोई हथियार नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि सत्यमेव जयते। मिथिलेश ठाकुर 2 अरब रुपया खर्चा करके सत्येंद्र तिवारी को हराना चाहता था। इसी टाइप के मान सिंह के औलाद हमको हराने के लिए पैसा भी बांट रहे थे। लेकिन वही सत्यमेव जयते, पैदा लेना पड़ेगा सत्येंद्र तिवारी को डिफीट करने के लिए। और ये हथियार और राइफल और SLR का भय गरीब गुरबा को जो दिखा रहा है, मैं प्रशासन को लिखित शिकायत भी करूंगा, उस पर मुकदमा भी कराऊंगा। बाबू साहब को आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि बाबू साहब भाई करना यार, जाओ वहीं बिहार और ससरा मवारा में। कहता है जो डिहरी में जाके पता लगाइए, जो हम चलते हुए गोली मार के बिगवा देते हैं, थाना में केस नहीं होता है। कितना बड़ा तू रंगदार है बाबू साहब, देखेंगे। और जनता का तुम क्या बिगाड़ लेगा वो भी देखेंगे। अब बोलता है कि विधानसभा के नाम पर कहते हैं, अरे विधानसभा में नहीं कहेंगे तो क्या तुम्हारा मान सिंह घर जाके कंप्लेन करेंगे? हमारा यहाँ के जनता अगर प्रताड़ित हो रहा है, मैं जरूर विधानसभा में रखूँगा। मैं विधायक हूँ, खुद विधानसभा में बात रखूँगा। लेकिन मैं फिर आपसे एक आखिरी निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ कि मिथिलेश ठाकुर को इसका जवाब देना चाहिए कि रंका से रमकंडा के बीच में दर्जनों क्रशर और खनन ये मिथिलेश ठाकुर के उन 5 वर्षों के कार्यकाल में ही हुआ कि नहीं हुआ। और मोस्टली इसी तरीका के अपराधी प्रवृत्ति के लोग उसमें लगे हुए हैं। बोलता है कि हम व्यवसायी हैं। हाँ, अच्छा व्यवसायी है, पब्लिक के मुंह में पिस्तौल डाल दो। तेरा क्रशर चले नहीं चले उससे पब्लिक को क्या लेना देना है? उसका खेत डूब गया उसको क्या लेना देना है? डस्ट उड़ रहा है रोड पर, आपको मालूम है? किसी कीमत पर एक डस्ट का कण नहीं उड़ना चाहिए क्रशर से। आपको स्प्रिंकलिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए। पानी का छिड़काव 24 आवर होना चाहिए जब तक आपका माइंड सब, जब तक आपका क्रशर चलता है। क्यों नहीं छिड़काव हो रहा है? अब जाइए, बगल के 50 एकड़ सैकड़ों एकड़ खेती तबाह हो गया, कोई खेती नहीं हो रहा है, खेत पर डस्ट जमा हुआ है। तो ये सब विषय है, अब उस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे।